हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो देखिए, जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, री एग्ज़ाम होने वाले हैं, उस जो 26-27 जून को जो डेट आई है, उसके तहत हम आपको हिंदी के कुछ क्वेश्चन बताएंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो ये क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे से हैं, इसको लगाइए, इसको तैयारी करिए और चलिए और बेहतर समझेंगे इसको हम पेपर को। ठीक है, तो चलिए, जैसा आपके अब देखना है प्रैक्टिस सेट में क्या है। पहले आपको एक हिंदी का गद्यांश दिया होगा। ठीक, गद्यांश तो आना ही आना है, हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का, एक गद्यांश तो पूछा ही जाता है। चलिए इस गद्यांश को पढ़ेंगे और बिल्कुल वही पैटर्न लिया गया है इसमें, जिस तरह से वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दिया गया है, क्या है प्रैक्टिस सेट एक में, प्रातः काल का भ्रमण स्वास्थ्य के लिए वरदान है। सबसे बड़ी बात, जब भी गद्यांश हो कोशिश करिएगा एक बार में ही पूरा दिमाग में एक एक चीज़ बैठा लें, अगर बेहतर से बेहतर करना है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि प्रातःकाल टहलना स्वास्थ्य के लिए वरदान है। आगे है, घर की चार दीवारी से बाहर प्रकृति के रमणीय खुले वातावरण में शुद्ध वायु सेवन करने का अवसर प्राप्त होता है। शरीर में छाया हुआ आलस्य काफूर हो जाता है, वह व्यायाम का दूसरा रूप है। इससे शरीर में नई स्फूर्ति व चेतना पैदा होती है। गर्मियों में प्रातः 5 और सर्दियों में 6 बजे का समय प्रातः भ्रमण के लिए आदर्श समय है। प्रकृति के प्रदेश में नदी झरनों के तट पर शीतल वायु प्राणियों का स्वागत, पक्षी कोयल की मधुर आवाज़, मुस्कुराते फूल और उन पर गुंजार करते भंवरे मन को प्रसन्न कर देते हैं। सूर्य के आगमन से चारों ओर छाया अंधकार तिरोहित हो जाता है। खुली हवा में सांस लेने से फेफड़े साफ होते हैं, शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है। भ्रमण से वापस लौटते हुए सूर्य की किरणें स्मरणीय लगती हैं। प्रातः का भ्रमण स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम और सस्ता उपाय है। ठीक, अब इसमें प्रश्न देखिए जो पहला दिया हुआ है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो आपको बताना इसका शीर्षक क्या होगा, इसका शीर्षक बताना है क्या होगा। सरल है, देखिए प्रातःकाल का भ्रमण दिया है, नई स्फूर्ति व चेतना है, प्रातःकालीन शीतल वायु है, आराम से, तो ईजी है। ठीक है, जब इसको पढ़ेंगे आप तो इसमें खुली वायु नहीं है, प्रातःकालीन शीतल वायु, ये प्रातःकाल का भ्रमण। ठीक, ये तो सरल सरल था आपका। ठीक, चलिए एक और पैसे इसमें दिया हुआ गद्यांश, इसको पढ़ेंगे। देखिए गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश कह रहा है कि जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है। थोड़ा सा इसको गद्यांश को ध्यान दीजिएगा, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद होते हैं। उत्साह के भेद बताए गए हैं। उत्साह के भेद क्या बताया गया है, साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। ठीक, इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है। युद्धवीरता को बताया गया है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। युद्धवीरता में इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष तक पहुंचते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के उत्साह से ही उत्साह की स्वरूप स्फूर्ति नहीं होता। उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। तो ये आपका था गद्यांश। इस गद्यांश को आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। अब चलिए इस पर आधारित प्रश्न करते हैं। गद्यांश को आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं। चलिए इस पर क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न दिया गया है हमारा कि उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं। उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं, उत्साह के आधार पर नहीं, दुर्बलता के आधार पर, ये भी नहीं है, पीड़ा या आघात के आधार पर, तो किसके आधार पर है, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर उत्साह के भेद आधारित किए गए हैं।
अगला है युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है। युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। चतुराई और वीरता, चंचलता और अस्थिरता, धृष्टता और साहस नहीं, साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। ये है डी ऑप्शन, सरल है। ठीक। साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद बताए गए हैं, कौन कौन से वीरता के भेद बताए गए हैं। तो ये है आपका युद्धवीर है, दानवीर है और दयावीर बताया गया है, बाकी नहीं। अगला है उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है, किसके अंतर्गत लिया जाता है। दान के अंतर्गत, युद्ध के अंतर्गत, वीरता के अंतर्गत, उत्साह के अंतर्गत। ठीक। चलिए कुछ पत्र पर आधारित प्रश्न देखेंगे। भारत सरकार की ओर से विदेशी सरकारों और उनके राजदूतावासों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और स्वदेश स्थित कार्यालयों को जो पत्र लिखे जाते हैं उसकी श्रेणी पूछी गई है। किसको किसको, विदेशी सरकारों को, राजदूतों को, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को और स्वदेश स्थित कार्यालयों को लिखे जाते हैं पत्र, उनको क्या कहते हैं, उनकी श्रेणी किस श्रेणी में रखेंगे उनको। अधिसूचना, स्मारक पत्र, आदेश नहीं, सरकारी पत्र, डी है आपका। अगला देखिए क्या है। जब किसी अधिकारी का ध्यान किसी सरकारी मामले की ओर व्यक्तिगत तौर पर आकर्षित करना होता है तब किस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। ठीक, आपको बताना है किस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं जब अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है किसी बात की ओर। महत्वपूर्ण है, इसमें से बताइए कौन सा प्रश्न का उत्तर होगा। सरकारी मामले पर व्यक्तिगत रूप से अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए कैसा पत्र लिखा जाएगा। कार्यालय ज्ञापन, टिप्पणी, शासकीय पत्र। ए है आपका, सही नोट कर लीजिए, ए सही है आंसर। जो उत्तर है आपका ए, अर्ध शासकीय पत्र होगा। व्यक्तिगत तौर पर किसी अधिकारी का ध्यान किसी बात की ओर, किसी मामले की ओर आकर्षित करना, तो उसके लिए लिखेंगे हम अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र लिखा जाएगा। आपका विकल्प क्या सही है, ए सही है। अगला है किसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई पत्र मूल रूप से प्रेषक को वापस लौटाया जाता है। देखिए महत्वपूर्ण है, किसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई पत्र मूल रूप से प्रेषक को वापस लौट गया है, तो किसका प्रयोग करेंगे। 8वें का बी है, पृष्ठांकन। क्या है, पृष्ठांकन। उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक, इसको नोट भी कर सकते हैं आप। अगला है किसी संदर्भ या विषय वस्तु का कम से कम शब्दों में तथ्यपूर्ण एवं सुस्पष्ट पुनर्लेखन क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी संदर्भ या विषम वस्तु का कम से कम शब्दों में तथ्यपूर्ण और सुस्पष्ट पुनर्लेखन। ये नहीं, सी नहीं, बी भी नहीं, ए संप्रेक्षण कहलाता है। संक्षेपण, संक्षेपण कहलाएगा। आपका सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। हिंदी भाषा में स्वर पूछे गए हैं कितने, तो सरल है, बी 11 स्वर होते हैं हिंदी भाषा में। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ध्वनि बताना है हिंदी में, ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं। ध्वनियाँ होती हैं 2 प्रकार की हिंदी में। ठीक, ए। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इनको क्या कहेंगे। विसर्ग, मात्रा, व्यंजन, स्वर कहेंगे। ए स्वर्ग बोला जाएगा। अगला बताना है
निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग कौन सा है? पुरुषवाचक कौन सा है? ये बताना है। पुरुषवाचक कौन सा है? देखिए, पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक के लिए थोड़ा सा ये है कि जिन शब्दों का स्त्रीलिंग पुल्लिंग निकालना हो, ठीक, एक की नोट नहीं सुन लीजिए, तो उन शब्दों को कर्ता बना दीजिए, मतलब वाक्य के सबसे शुरुआत में रख दीजिए। रच और अच्छा है, अच्छी है जोड़ दीजिए। कोई भी शब्द का निकालना हो, हम अपनी ट्रिक बता रहे हैं। अच्छी है, ठीक है, अच्छी है अगर आए उस शब्द के साथ, और अच्छा है आए, अच्छा है, ठीक, तो क्या हो जाएगा? अच्छी है आए तो स्त्रीलिंग, अच्छा है आए तो पुल्लिंग। रचना अच्छी है कि रचना अच्छा है? रचना अच्छी है तो स्त्रीलिंग हो गया, ठीक। प्रार्थना अच्छी है कि प्रार्थना अच्छा है? प्रार्थना अच्छी है, स्त्रीलिंग हो गया। पत्र अच्छी है कि पत्र अच्छा है? पत्र अच्छा है, तो शब्द आपका आंसर क्या होगा? ये आज्ञा अच्छी है कि आज्ञा अच्छा है? डी होगा आपका, आज्ञा अच्छी है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? पत्र जो है, पत्र एक पुल्लिंग पुरुषवाचक शब्द है, ठीक है। तो हमने जो आपको की बताई, तो हमें उम्मीद है आपके लिए काम आएगी आगे। किसी भी शब्द का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग निकालना हो तो उस शब्द के बाद अच्छा है या अच्छी है जोड़ दीजिए। जैसे कंप्यूटर, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो उसको के लिए आप कह सकते हैं कंप्यूटर अच्छा है कि अच्छी है? कंप्यूटर अच्छा है ना, तो इसका मतलब कंप्यूटर पुल्लिंग है, ठीक। हम समझते हैं कि आपने महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें सीखी होंगी। चलिए अगला देखिए, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये बताना है। फिर अच्छा है, अच्छी जोड़ दीजिए। अच्छा है, अच्छी है जोड़ दीजिए, पुल्लिंग निकालना है। अच्छी है, अच्छा है, चील अच्छी है कि चाहे चील अच्छा है? पक्षी अच्छी है कि अच्छा है? कुर्सी अच्छी है कि अच्छा है? राशि अच्छी है कि अच्छा है? इस आधार पर आप निकालेंगे तो आपका उत्तर पक्षी पक्षी क्या होगा? अच्छा है, ये आपका पुल्लिंग आएगा, सी ऑप्शन सही है, ठीक। पक्षी आपका हो जाएगा पुल्लिंग। पुल्लिंग इसलिए होगा क्योंकि राशि, कुर्सी और चील अच्छी है, ठीक। पक्षी अच्छा है, तो अच्छा है इसका मतलब पुल्लिंग है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको बताना है कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है। फिर वही अच्छी है, अच्छा है, विवाद अच्छी है, अच्छा है, सार अच्छी है, अच्छा है, रूप अच्छी है, अच्छा है, आय अच्छी है कि अच्छा है? 15 नंबर वाला क्वेश्चन, 15 नंबर। तो आपकी होगा आय अच्छी है, उसकी इन आय अच्छी है, ऐसे जोड़ लीजिए। आय अच्छी है आ गया, तो ये आय शब्द क्या है? आय शब्द आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग आ गया। अच्छी है, अच्छा है करिए। दुख अच्छी है, अच्छा है, गरिमा अच्छी है, अच्छा है, लेख अच्छी है, अच्छा है, स्पर्श अच्छी है, अच्छा है। इस आधार पर आप करेंगे तो आप पाएंगे कि दुख अच्छा है, लेख अच्छा है और स्पर्श अच्छा है, ठीक। इसका मतलब ये पुल्लिंग है। गरिमा अच्छी है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है? गरिमा क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक, क्योंकि दुख अच्छा है, लेख अच्छा है, स्पर्श अच्छा है, गरिमा अच्छी है। अगला, संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, निम्न में कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? कौन सा संधि का प्रकार नहीं? स्वर, व्यंजन, विसर्ग तीनों होती हैं, ठीक। और 17वां का आपका ऑप्शन हो जाएगा अनुस्वार संधि, डी, ये गलत है। ये एक संधि का प्रकार नहीं है, उत्तर क्या सही हो जाएगा आपका? डी। अगला, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है उल्लंघन का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। परीक्षा में वीडियो एग्जाम में आ जाए उल्लंघन का सही संधि विच्छेद, तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा? देखिए, सही जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, ये है 18। क्या उल्लंघन को कैसे लिखेंगे? उत्लंघन, ये है, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से पहले में से स्वर संधि का को पहचानिए। स्वर संधि को पहचानना है, तो स्वर संधि कौन सी होगी इसमें?
छोटा प्लस छोटा बड़ा, हाँ, बड़ा प्लस छोटा बड़ा, विद्यालय, सरल है। विद्यालय, विद्यालय आपकी कौन सी संधि है? स्वर संधि है, ए विकल्प। ये बहुत आता है परीक्षा में। पोअन, पोअन किस स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि के अंदर पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? पो प्लस अन बराबर पवन हो जाएगा, ठीक। तो इसकी स्वर संधि पूछी गई है का प्रकार, इसको कहेंगे हम कौन, क्या कहेंगे? बी कहेंगे, अयादि संधि। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? यथाविधि में कौन सा समास पूछा गया? यथाविधि में समास बताना है, आपका हो जाएगा अव्ययी भाव से। यथा, यथा शब्द आपका यथाविधि में अव्ययी भाव, अव्यय है, अव्ययी भाव बी। यथा विधि में होगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। गुरुदेव शब्द में समास बताना है। गुरुदेव में समास कौन सा होगा? गुरुदेव में विकल्प होगा डी, ठीक, डी ऑप्शन है, ये कर्मधारय समास है। गुरुदेव में कर्मधारय है। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न आएगा। अधिमानता कौन सा उपसर्ग लगा है? सरल है तो सी, अधि लगा है। अच्छा, ये इसमें बताइए कौन सा लगा है उपसर्ग? संकल्प में, अधि में तो सरल था, इसमें संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा है? सक, सन, सक, सम। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताना है, ये है विकल्प आपका सही, सम, ठीक। ना हो नोट भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है संकल्प, संकल्प का उपसर्ग। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो औपचारिक शब्द में प्रत्यय बताना है, कौन सा लगा है? औपचारिक, इक, इक, ये है सी। प्रत्यय जो बाद में लगता है, उपसर्ग जो पहले लगता है, ठीक, सी है सही। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? किसमें नी प्रत्यय नहीं लगा है? देखिए, शेर का शेर, नी प्रत्यय से नया शब्द बन गया। मोर का मोरनी नया शब्द बन गया। नौकरानी में देखिए, ये कुट का कुटनी बन गया, ये भी सही है। नौकरानी में प्रत्यय नहीं लगा है, नौक कोई शब्द नहीं है, ठीक। रानी इसमें लगा हुआ ना पूरा, तो नी पूछा गया है, नी। शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, कुट का कुटनी, लेकिन नौकरानी में ये प्रत्यय नी नहीं लगा है, सही होगा आपका सी। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है बताना है, कौन सा तत्सम नहीं है इसमें? 27 नंबर में देखिए, दृग है, नेत्र है, नयन है, ये तत्सम है, लेकिन आँख शब्द आपका तत्सम नहीं है, आँख तद्भव है, ठीक। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम कौन सा शब्द है? तत्सम कौन सा है इसमें चारों में? अग्र शब्द आपका तत्सम है, ए विकल्प। अगला, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द बताना है, कौन सा? विदेशी, विदेशी शब्द कौन सा है? ए बी सी डी में भक्त नहीं है, प्रिय शब्द विदेशी नहीं है, उष्ट नहीं, अमीर, अमीर शब्द आपका विदेशी है, ठीक। अमीर, हिंदी में उसको धनी कहते हैं, अमीर, अमीर जो है कैसा है? विदेशी शब्द है एक। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में व्यक्ति, व्यक्ति नहीं है, भाव भी नहीं है, समूह भी नहीं है, जाति, ये जाति है। जैसे लड़का जाति है, लड़की जाति है, ठीक है, डॉक्टर जाति है, अध्यापक जाति है, जिससे राज्यपाल एक जाति है, हर, ठीक है, उसको कहेंगे आप बी।
अगला देखिए, भाववाचक कौन सा भाव इसमें क्या है? हृदय की भावनाएं, जिसको भाव जिसको प्रकट नहीं किया जा सकता, अंदर ही होता है, मन के मनोयोग हैं। भाव कौन सा है? तप नहीं है, तीर नहीं है, भरत नहीं है और चिंता। ये है आपका डी ऑप्शन। ठीक, वैसे कायदे से देखा जाए तो तप भी हो सकता है, तप भी लिया जा सकता है, तप में तपस्या। ठीक, ये भी भाव है तपस्या। चिंता, चिंता भी है भाव। ठीक, तो इसमें तप भी हो सकता है, चिंता तो है ही है आपका भाव। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के पूछे गए कितने भेद होते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका 3 भेद होते हैं। ये विकल्प सही है। वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वह सर्वनाम है। वह किस प्रकार का सर्वनाम है बताना है। वह किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। वह किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। तो विकल्प क्या होगा? विकल्प बी सही होगा। ठीक, पापी में कौन सा विशेषण है बताना है। पापी में कौन सा विशेषण है? देखिए, पापी में संख्यावाचक नहीं, सार्वनामिक नहीं, परिमाण नहीं, पापी में गुण। ये गुण होता है ना, पापी एक गुण है। ठीक है, हालांकि ये विपरीत माइनस वाला गुण है, लेकिन तो गुण 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। तो ये पापी जो है बुरे प्रकार का है, लेकिन गुणवाचक विशेषण है। सी विकल्प। कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण का कौन सा भेद नहीं है? क्रिया विशेषण में देखिए क्या होता है, स्थान के बारे में पता चलता है, परिमाण के बारे में पता चलता है, रीत के बारे में। क्रिया विशेषण में जातिवाचक के विषय में पता नहीं चलता है। तो उत्तर सही होगा आपका सी विकल्प होगा। मोह शब्द में कौन सा विशेषण है बताना है। मोह में कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक की संख्यावाचक? ये आपका गुणवाचक है। मोह एक प्रकार का गुण होता है। ठीक, सी विकल्प सही होगा। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? तो मीरा जोर से हंसी में क्रिया का प्रकार पूछा गया है। मीरा जोर से हंसकर भी सकर्मक, कर्म तो है नहीं इसमें, द्विकर्मक भी नहीं है, प्रणर्थक नहीं है, अकर्मक है, कर्म नहीं है। ठीक है, 37 का ए सही हो जाएगा आपका। मीरा जोर से हंसी में कर्म नहीं है, तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्रिया विशेषण कौन कौन सा है? इसमें क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए। ठीक, क्रिया की, विशेषण की। तो अंधेरा नहीं है, ठीक, चाल चलन नहीं, सुंदर नहीं, सुंदर विशेषण है। धीरे धीरे, हवा धीरे धीरे चलती है। तो चलती है, हवा चलती है, ठीक है चलती है, लेकिन कैसे चलती है ये बता रहा है, धीरे धीरे। ठीक, क्रिया के विषय में जो जानकारी देता है उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, संबंधवाचक शब्द कौन सा है? संबंधवाचक बताना है, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। कौन सा शब्द संबंध बता रहा है? उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, बिना है, विकल्प है बी। अगला है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? 40 नंबर बताइए, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय ये है आजन नहीं है। ऑप्शन होगा डी। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है अगला प्रश्न।